ये सुनते ही राइफल बिना एक पल गवाए धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ सौम्या के बिल्कुल करीब आ गया था। उसके चेहरे पर फैली हल्की सी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि सामने खड़ी लड़की अब उससे बच नहीं पाएगी। अगले ही पल उसने अचानक सौम्या की कमर को अपनी ओर खींच लिया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि सौम्या संभल भी नहीं पाई और सीधा उसके चौड़े से सीने से टकरा गई। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। वो तुरंत खुद को उससे अलग करना चाहती थी, लेकिन राइवल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी हर कोशिश उसी पल दम तोड़ देती थी। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई थी। बस दोनों की तेज होती सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। राइवल धीरे धीरे झुका, उसकी खुली लटों से आती हल्की सी खुशबू को गहरी सांस के साथ महसूस किया और फिर उसकी गर्दन के पास बेहद धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, अच्छा, तुम राइवल को नहीं जानती, लेकिन अपने शिव को तो जानती हो ना शिवी। तुम्हें क्या लगा तुम परिवार और रूप बदल लोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? लेकिन तुम शायद एक चीज भूल गई शिवी, कि तुम्हारा शिव तुम्हारे शरीर से नहीं तुम्हारे रूह से वाकिफ है। उसके हर शब्द में ऐसा विश्वास था जैसे वो किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेद रहा हो। और सौम्या की आंखों में एक पल के लिए दहशत साफ उतर आई थी। सौम्या अभी भी अनचाहे उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थी और दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने आंखें कस कर बंद कर ली, जैसे किसी पुराने भयानक अतीत की यादें उसे भीतर से तोड़ रही हों। उसके मन में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी, नहीं नहीं, वो दोबारा नहीं हो सकता है। मैं कभी नहीं होने दूंगी ऐसा। मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। लेकिन उसके मन की इस खामोश चीख को मानो राइवल पड़ चुका था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने बिना किसी उसकी आंखों से नजर हटाए कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि अभी तो तुमने मुझे पहचाना भी नहीं है। जब पिछली बार मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया था, तो इस बार तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते ही सौम्या के भीतर दबा हुआ डर पल भर में भड़कते हुए गुस्से में बदल गया था। उसकी आंखें लाल हो उठी थी। उसने पूरी ताकत से राइवल को अपने आप से धक्का दे दिया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आवाज गुस्से से कांप रही थी। वो चीखते हुए बोलती है, तुम शिव नहीं हो सकते। तुम्हें तो रावण होना चाहिए था। तुम एक राक्षस से ज्यादा और कुछ नहीं हो, समझे? उसके सख्त कमरे को चीरते हुए गूंज उठे। सौम्या की ये बात सुनते ही राइवल का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों से उभरता हुआ गुस्सा साफ दिखाई देने लगा और जबड़े इतने कस गए कि चेहरे की नसें तक तन गई थी। बिना कुछ कहे वो फिर से तेजी से उसकी ओर बढ़ा और झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि सौम्या को समझ पाती और खुद को छुड़ा पाती, राइवल ने जबरदस्ती अपने होंठ उसके मुलायम होठों पर रख दिए। सौम्या की आंखें सदमे से फैल गई थी। वो पूरी ताकत से उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ बार बार उसे पीछे धकेल रहे थे। वो सिर मोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राइवल की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। उसके इस जबरदस्ती किए गए व्यवहार से सौम्या को दर्द महसूस हो रहा था। उसकी सांसें बिखर गई थी, आंखों के कोनों में आंसू भर गए थे और भीतर डर, गुस्सा और बेबसी एक साथ उमड़ पड़े थे। कमरे में उसके संघर्ष की हल्की हल्की आहट, बिखरती सांसें और उस पल की भारी खामोशी मिलकर माहौल को और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। राइवल की पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई थी। उसके होठ सौम्या के होठों पर जबरदस्ती जमे हुए थे, लेकिन वो उन्हें प्यार से छूने की बजाय जबरदस्ती बेरहमी से काट रहा था। हर गुजरते पल के साथ सौम्या की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसकी लोअर लिप पर गहरा दर्द उठने लगा था और कुछ ही पल बाद वहां से खून की पतली सी धार निकल आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। वो बार बार अपने हाथों से राइवल को पीछे धकेलने की कोशिश करती, कभी उसके सीने पर जोर लगाती तो कभी उसका चेहरा मोड़ने की कोशिश करती, मगर उसकी सारी कोशिशें उसकी मजबूत पकड़ के सामने बेअसर साबित हो रही थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। सौम्या की सांसें पूरी तरह उलझ गई थी। लगभग 10 मिनट बीत चुके थे और अब उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा था। उसके भीतर डर और बेबसी का सैलाब उमड़ चुका था। करीब 20 मिनट बाद आखिरकार राइवल ने उसे अपने से अलग किया। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, सौम्या लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हुई और हांफते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगी।
उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और होठों पर दर्द की जलन साफ महसूस हो रही थी। दूसरी ओर रेवल ने बिल्कुल शांत भाव से अपने होठों पर लगा खून अपनी उंगलियों से पूछा। वो वही खून था जो सौम्या के जख्मी होठों से लगा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। उसने फिर अपनी नजर सौम्या पर टिकाई। सौम्या कांपते हाथों से अपने होठों पर जमा खून धीरे धीरे साफ कर रही थी। हर हल्का स्पर्श भी उसे दर्द दे रहा था, इसीलिए वो बहुत सावधानी से उन्हें छू रही थी ताकि तकलीफ और न बढ़े। उसे इस हालत में देखकर भी रेवल के चेहरे पर ठंडी मुस्कान बनी रही थी। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा मेरी जान, लेकिन अब तो तुम पहले से भी ज्यादा चॉकलेटी हो गई हो। उसकी बात सुनते ही सौम्या ने गुस्से और नफरत से उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में डर अभी भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नफरत दिखाई दे रही थी। रेवल ने उसके उस भाव को देखकर होठों पर एक डबल स्माइल लाई और धीमी से स्वर में कहा, वैसे ये भी है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांगफुल हो गई हो। उसकी बात सुनकर सौम्या ने दर्द से कांपती हुई आवाज में खुद को संभालने की कोशिश की। उसके होठ अभी भी बुरी तरह दुख रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, देखो, तुम्हें जो मेरे साथ करना था तुमने कर लिया है, लेकिन प्लीज अब मुझे घर जाने दो, सब मेरा वेट कर रहे होंगे। उसके शब्दों में डर भी था, थकान भी और एक आखिरी उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उसकी बात मान जाए। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही रेवल जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उस हंसी में ऐसा सन्नाटा था जो इंसान के दिल को डरा दे। कमरे की दीवारों से टकराकर उसकी हंसी गूंजने लगी थी और सौम्या का दिल अनजाने भय से सिमट गया था। कुछ पल बाद वो हंसना अचानक बंद कर देता है। उसकी आंखें फिर से सौम्या पर टिक जाती है और बेहद ठंडे लेकिन अधिकार भरे लहजे में कहता है, सेवी, देखो, मैंने तुम्हें तभी कहा था ना, और अभी भी कह रहा हूँ, हर लड़की की शादी होने के बाद उसके पति का घर ही उसका घर होता है। उसकी बात सुनते ही सौम्या का गुस्सा फिर से भड़क उठा। वो पूरी ताकत से जवाब देने के लिए चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने होठ खोलने की कोशिश की, जख्मों में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसके शब्द गले में ही अटक गए थे। उसने अचानक ही अपने होठों पर हाथ रख लिया और दर्द से उसकी आंखें कसकर बंद हो गई थी। लेकिन सौम्या के दर्द से रेवल को जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। उसके चेहरे पर न पछतावा था और न ही किसी तरह की कोई बेचैनी। वो बिल्कुल 7 कदमों से चलता हुआ सामने पड़े सोफे पर तक गया और बड़े ही आराम से उस पर बैठ गया। उसने अपना एक हाथ सोफे के ग्राउंड पर फैला दिया और पीठ टिका कर ऐसा बैठ गया जैसे मानो कुछ योजना के मुताबिक उसके चल रहा हो। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून और होठों पर मुस्कान थी। उसने सौम्या की तरफ देखते हुए बेहद सहज लहजे में कहा, डोंट वरी बेबी, तुम्हें यहाँ लाने से पहले मैं सब कुछ सेट करके आया हूँ। और उसके सब सुनकर सौम्या का दिल जोर से ठरक उठा था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रेवल ने टेबल पर रखा रिमोट उठाया और एक बटन दबाते हुए सामने लगा बड़ा सा टीवी ऑन कर दिया। अगले ही पर दोनों की नजरें स्क्रीन पर टिक गई। न्यूज चैनल पर एक गहरी खाई का दृश्य बार बार दिखाया जा रहा था। कैमरे के सामने खड़े रिपोर्टर की गंभीर आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। यहीं से गिरकर हुई स्नो वाइट की मौत। ब्रेकिंग न्यूज। गाड़ी से एक लाश मिली है जो पूरी तरह जल चुकी है, लेकिन ये गाड़ी स्नो वाइट की थी। गाड़ी से स्नो वाइट का पासपोर्ट, आधार कार्ड और कई सारी चीजें बरामद हुई हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये कोई और नहीं, स्नो वाइट ही है। स्क्रीन पर लगातार पुलिस, जली हुई कार और घटनास्थल की तस्वीरें ही दिखा रही थी। उसी भीड़ के बीच साहिल, मैक्स, आयशा, रैन और सौम्या के भाई और बहन भी साफ नजर आ रहे थे। वे सभी उस जली हुई लाश के पास टूटे हुए बैठे थे। किसी की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे तो कोई सदमे में बिल्कुल खामोश था। साहिल बार बार खुद को संभालने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी आवाज फर्रा जाती। वो रोते हुए बस एक ही बात दोहरा रहा था, ये मेरी स्नो वाइट नहीं हो सकती, नहीं, ये मेरी स्नो वाइट नहीं हो सकती। उसके चेहरे पर यकीन और डर की लड़ाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लोगों की आंखों में वही कड़वी सच्चाई उतर चुकी थी। सबको लग रहा था कि वही स्नो वाइट है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर सौम्या के पैरों के तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया था। उसकी सांसें अनकंट्रोल होने लगी थी और घुटनों में अचानक इतनी कमजोरी आ गई थी कि वो वही फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो सिर हिलाते हुए बार बार रोकर कहने लगती है,
नो, प्लीज डोंट बिलीव वो मैं नहीं हूँ। उसकी आवाज़ दर्द और बेबसी से काँप रही थी, लेकिन उसी पल उसे एहसास भी था कि उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं है। टीवी स्क्रीन के उस पार मौजूद लोग उसकी आवाज़ सुन ही नहीं सकते थे। दूसरी ओर रेवल उसी जगह बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर फैली धीमी मुस्कान बता रही थी कि वो सौम्या की इस बेबसी पर हर पल देखना चाहता था। अचानक सौम्या जैसे खुद पर काबू खो बैठी थी। वो लड़खड़ाते हुए उठी और लगभग दौड़कर टीवी स्क्रीन के पास पहुंची। कांपते हुए हाथों से उसने स्क्रीन को छू लिया और उसकी उंगलियां उस जगह ठहर गई जहां साहिल रोता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और वो स्क्रीन से लिपटते हुए टूटी हुई आवाज में बोली, साहिल, डोंट बिलीव दिस ब्लडी डेड बॉडी, दिस इज नॉट मी। उसकी हर बात कमरे की चार दीवारी में गूंज कर रह जा रही थी। स्क्रीन के उस पार कोई उसे सुन नहीं सकता था, फिर भी वो लगातार साहिल को पुकारे जा रही थी, जैसे उम्मीद कर रही हो कि किसी चमत्कार से उसकी आवाज उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस दृश्य को देखकर रेवल का चेहरा एकदम से काला पड़ गया था और उसकी आंखों में गुस्से की चमक उतर आई थी। वो झटके से सोफे से उठा और तेज कदमों से टीवी की तरफ बढ़ा। बिना कुछ कहे उसने सौम्या को उसकी बाह से पकड़कर जोर से पीछे धक्का दिया। अचानक लगे उस धक्के के से सौम्या का संतुलन खो बैठा और सीधा वो पीछे जाकर गिरी। उसके गिरते ही कमरे में एक भारी सी खामोशी फैल गई, जबकि रेवल की ठंडी निगाहें अभी भी उसी पर टिकी थी। अगले ही पल रेवल ने गुस्से में सौम्या को एक तरफ धक्का दिया और तेज कदमों से उसके सामने रखी सेंटर टेबल की ओर बढ़ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जबड़ा पूरी तरह भिजा हुआ था और आंखों में ऐसा उफनता हुआ गुस्सा था मानो किसी भी पल वो तबाह कर देगा सब कुछ। उसने बिना एक पल रुके टेबल पर रखी भारी चीज कांच का वास उठाया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियों की नसें भी उभर आई थी। एक पल के लिए उसकी नजर टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां कुछ पल पहले तक साहिल और बाकी सभी दिखाई दे रहे थे। अगले ही सेकंड उसने पूरी ताकत से उस वास को स्क्रीन पर दे मारा। धड़ाम! तेज धमाके के साथ कांच टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी थी। स्क्रीन पर गहरी दरारें फैल गई थी और अगले ही पल वो पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। टूटे हुए कांच के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे। कमरे में अचानक एक डरावना सन्नाटा छा गया था, जिसमें सिर्फ टूटते हुए कांच की गूंज ही सौम्या की सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। टीवी तोड़ने के बाद भी रेवल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो झटके से पीछे मुड़ा और तेजी से सौम्या की ओर बढ़ा। सौम्या अभी भी फर्श पर बैठी लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके चेहरे पर दर्द, सदमा और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसे इस वक्त अपने आसपास क्या हो रहा है इसका कोई होश ही नहीं था। वो बस उसी दृश्य में खोई हुई थी जहां उसके अपने लोग उसे मरा हुआ समझकर उसके लिए रो रहे थे। रेवल उसके बिल्कुल सामने आकर रुका और गुस्से में उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त और क्रूअल थी कि सौम्या दर्द से हल्का सा सिहर उठी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी कहीं खोई हुई थी। रेवल ने उसे जोर से झकझोरते हुए दांत पींचकर कहा, तुम रो लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आज के बाद किसी लड़के से बात करने की कोशिश की या फिर उस लड़के की तरफ देखा भी तो वो उस लड़के का आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक चेतावनी भी थी, जो कमरे की दीवारों से टकरा कर और भी भारी लग रही थी। इतना कहकर उसने गुस्से से उसके बाजू को झटका और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर पूरे कमरे में वही डरावनी खामोशी फैल गई। लेकिन रेवल की कही हुई बातों का सौम्या पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। वो अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी, बिल्कुल टूटी हुई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। जली हुई लाश के पास बैठे उसके अपने लोग, साहिल का बार बार टूट कर कहना कि ये मेरी स्नो वाइट तो हो ही नहीं सकती, और बाकी सबका उसे सच मान लिया। उसके कानों में न्यूज रिपोर्टर की आवाज अभी भी गूंज रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही एक पल में उससे छीन ली गई हो। वो अपने घुटनों को कसकर पकड़कर वहीं बैठी सिसकती रही, जबकि उसकी आंखों के आंसू लगातार फर्श पर गिरते जा रहे थे। उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ा तथ्य रेवल की धमकी नहीं, बल्कि ये था कि जिन लोगों के लिए वो अभी जिंदा थी, उनकी दुनिया में वो हमेशा के लिए अब मर चुकी थी। अब यहाँ से आगे की कहानी आपको सुनाने वाली है मिस स्वरा। एंड गाइस, जैसे कि काफ़ी टाइम बाद आपका एपिसोड आता है, मैं आपको बता दूं कि रीस्टार्ट करने के बाद मैंने तो व्यूज़ की वजह से काफ़ी टाइम बाद आपका एपिसोड अपलोड करने का कहा था। एंड आपको मैं बता दूं कि मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, ये भी एक रीज़न था।
और अभी फ़िलहाल में मैं इसलिए एपिसोड अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। अभी भी प्रॉपर मैं ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि मैं जैसे ही ठीक होंगी आपके एपिसोड मैं धीरे धीरे रेगुलर लाने लगूँगी। बस अब चलते हैं आगे कहानी की ओर एंड कंटिन्यू करते हैं कहानी को। कमरे में फिर से गहरी खामोशी फैल चुकी थी। टूटी हुई टीवी स्क्रीन के कांच अब भी फर्श पर बिखरे पड़े थे और हवा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। सौम्या की सिसकियां धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी लगातार नम थी। उसने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और खुद को किसी तरह संभालने की कोशिश की। उसके शरीर में अब भी कमजोरी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से उठी और धीरे धीरे चलकर सामने पड़े सोफे तक पहुंची। बैठते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर उठ रहे तूफान को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसकी उंगलियां अब भी हल्के हल्के कांप रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया और आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने खुद से ही धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं, फिर से नहीं। मैं वो यादें फिर से कभी याद नहीं करना चाहूंगी। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इंसान जितना कुछ यादों से भागना चाहता है, कई बार वही यादें सबसे पहले उसका पीछा पकड़ लेती हैं। आंखें बंद करते ही उसके मन में अतीत के धुंधले दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और वह अनचाहे ही अपनी पुरानी दुनिया में लौट गई। एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर, जिसकी ऊंची छतों वाला हॉल सुबह की सुनहरी धूप से रोशन था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती हल्की हवा सफेद पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। पूरे घर में एक छोटी सी बच्ची की खिलखिलाहट गूंज रही थी। करीब 4 साल की वह नन्ही सी बच्ची अपनी छोटी छोटी टांगों से पूरे हॉल में इधर उधर दौड़ रही थी। उसके पीछे पीछे लगभग 35 साल की एक औरत भाग रही थी, जिसके चेहरे पर प्यार और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह हंसते हुए लेकिन उसे संभालने की कोशिश करती आवाज में बार बार कह रही थी, शिवी, ऐसे नहीं करते बच्चा, आप गिर जाओगी। लेकिन उस नन्ही सी बच्ची को जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वह पीछे मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखती, फिर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसकी हंसी इतनी मासूम थी कि पूरे घर का माहौल जैसे जिंदा हो उठा था। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ फैलाए और हंसते हुए बोली, मम्मा, पकड़ो शिवी को। शिवी को कोई नहीं पकड़ सकता। सीवी इज सुपर ड्यूपर फास्ट। इतना कहकर वह फिर से पूरे जोश के साथ दौड़ने लगी, जबकि उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागती रही। दौड़ते हुए हर बार जब शिवी हंसती, तो उसके गोलमटोल गालों पर पड़ते गहरे डिंपल उसकी मासूमियत को और भी प्यारा बना देते। उसके काले घुंघराले बाल भागते समय बार बार उछल रहे थे। उसका छोटा सा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और बेफिक्र मुस्कान उसे किसी गुड़िया से कम नहीं बना रही थी। पूरे घर में उसकी हंसी की गूंज फैली हुई थी और हर कोना उसकी मासूम शरारतों से भरा हुआ लग रहा था। उस पल को देखकर कोई भी यही कहता कि यह बच्ची दुनिया की हर चिंता से बिल्कुल अनजान है। उसके लिए जिंदगी सिर्फ खेल, हंसी और अपनी मम्मा के साथ बिताए हुए खुशहाल पल थे। और यही नन्ही सी शिवी आगे चलकर सौम्या बनी थी। पहचान बदलने से पहले उसकी असली पहचान शिवी भार्गव थी। एक ऐसी पहचान जिसे उसने दुनिया से छिपा लिया था, लेकिन उसकी यादें आज भी उसके दिल के सबसे गहरे कोने में जिंदा थी। इंट्रोडक्शन। भार्गव परिवार देश के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाने वाला एक ऐसा नाम, जिसके रुतबे और कारोबार की चर्चा हर बड़े बिजनेस सर्कल में होती थी। इस परिवार की नींव थे नरेंद्र भार्गव, जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी।
उनके व्यक्तित्व में वर्षों का अनुभव, अनुशासन और एक सफल बिजनेसमैन का आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। उनके हर फैसले का असर सिर्फ उनके परिवार पर नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस जगत पर पड़ता था। उनकी पत्नी सीमा भार्गव, जिनकी उम्र 55 साल थी, इस विशाल परिवार की सबसे मजबूत कड़ी थी। अपने शांत स्वभाव, स्नेह और समझदारी से उन्होंने हमेशा पूरे परिवार को एक डोर में बांधकर रखा था। नरेंद्र और सीमा भार्गव के 2 बेटे और 1 बेटी थे। सबसे बड़े बेटे थे अचिंत्य भार्गव, जिनकी उम्र 40 साल थी। वह धीरे धीरे अपने पिता का पूरा बिजनेस संभाल रहे थे और अपनी मेहनत व समझदारी से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी पत्नी थी शालिनी भार्गव, उम्र लगभग 35 साल। वह सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं थी, बल्कि अपने पति की सबसे बड़ी ताकत भी थी। बिजनेस की गहरी समझ होने की वजह से वह अचिंत्य को हर बड़े फैसले में सलाह देती थी। एक तरह से वह उनकी बिजनेस एडवाइजर भी थी। अचिंत्य और शालिनी की पहली मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों पहली बार एक बिजनेस मीटिंग में मिले थे। प्रोफेशनल बातचीत कब दोस्ती में और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली और अब उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर यह परिवार हर मायने में परफेक्ट लगता था। दौलत, सम्मान, प्यार और अपनापन, जैसे किसी भी चीज की कमी न हो। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक ऐसा सच छिपा था, जिसके बारे में भार्गव परिवार के अलावा कोई नहीं जानता था। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी की शुरुआत में तो मैंने सौम्या का जन्म राजपूत परिवार में दिखाया था, फिर वह अचिंत्य और शालिनी भार्गव की बेटी कैसे बनी? इसकी शुरुआत तब हुई थी जब सौम्या सिर्फ 2 साल की थी। एक दिन किसी ने उसे उसके असली राजपूत परिवार से किडनैप कर लिया। वह परिवार बहुत बड़ा या रसूखदार नहीं था, लेकिन अपनी छोटी सी बेटी से बेहद प्यार करता था। उसकी तलाश में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर जगह उसे ढूंढा, हर उम्मीद का सहारा लिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। किडनैपर सौम्या को लेकर दूसरे राज्य पहुंच चुका था। उस रात उसने फैसला कर लिया था कि अब वह उस मासूम बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन शायद उस छोटी सी जान की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसी समय अचिंत्य और शालिनी किसी पार्टी से वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नजर उस आदमी पर पड़ी और जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ तो उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए उस बच्ची को उसकी गिरफ्त से बचा लिया। उस वक्त सौम्या इतनी छोटी थी कि उसे अपना नाम तक ठीक से याद नहीं था। वह बस डरी हुई आंखों से चारों तरफ देखती और बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहती रहती, मम्मा, मम्मा। उसकी उस मासूम पुकार ने शालिनी का दिल पूरी तरह पिघला दिया। शायद यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि किस्मत का फैसला था। शालिनी कभी मां नहीं बन सकती थी। उनकी गोद हमेशा से सूनी थी और उसी सूनी गोद में उस रात एक डरी हुई, रोती हुई बच्ची आकर सिमट गई। काफी सोचने के बाद अचिंत्य और शालिनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने तय किया कि आज से यह बच्ची उनकी बेटी होगी। उन्होंने उसका नया नाम रखा शिवी। जब वे उसे घर लेकर आए तो परिवार के किसी सदस्य ने इस फैसले का विरोध नहीं किया, बल्कि छोटी सी शिवी ने अपनी मासूम मुस्कान और भोलेपन से कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया। भार्गव परिवार ने उसे कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वह उनकी अपनी बेटी नहीं है। उसे उतना ही प्यार, उतनी ही परवरिश और उतना ही अपनापन मिला जितना घर के किसी सगे बच्चे को मिलता। दूसरी ओर
उसका असली राजपूत परिवार अपनी खोई हुई बेटी के गम में पूरी तरह टूट चुका था। समय के साथ उन्होंने मान लिया कि शायद अब उनकी बच्ची कभी वापस नहीं आएगी। भार्गव परिवार के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता था कि शिवी यानी सौम्या अचिंत्य और शालिनी की सगी बेटी नहीं थी। खुद सौम्या को भी अपने बचपन की यादें सिर्फ धुंधली धुंधली झलकियों की तरह याद थी। कभी कभी उसे अजीब से सपने आते जिनमें कोई उसे पुकारता, कोई उससे दूर जा रहा होता या कोई उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहा होता। हर बार वह डरकर उठ जाती। लेकिन उन रातों में अचिंत्य ठीक एक सच्चे पिता की तरह उसे अपनी गोद में उठा लेते, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते और उसे सीने से लगाकर तब तक सुलाते रहते जब तक उसकी सांसें फिर से सामान्य नहीं हो जाती। शिवी के लिए वही उसका संसार थे, वही उसके माँ बाप थे, और उसे कभी एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे हमेशा के लिए छिपाकर रखा गया था। वहीं अचिंत्य से छोटे थे अभिषेक भार्गव, जो नरेंद्र और सीमा भार्गव के छोटे बेटे थे। उनकी उम्र लगभग 37 साल थी और वह भी अपने बड़े भाई अचिंत्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भार्गव कॉरपोरेशन का बिजनेस संभालते थे। दोनों भाइयों के बीच सिर्फ खून का रिश्ता ही नहीं, बल्कि गहरा भरोसा और बेहतरीन समझ भी थी। अभिषेक की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। उनकी पत्नी का नाम अंजलि भार्गव था। अंजलि पहले शिवी की टीचर रह चुकी थी। शिवी अपनी मासूम बातों और शरारतों के जरिए ही अभिषेक और अंजलि की मुलाकात की वजह बनी थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी अंजलि के लिए शिवी सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रही, बल्कि वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। अभिषेक भी शिवी पर अपनी जान छिड़कते थे। अगर कभी शिवी को हल्की सी चोट भी लग जाती तो दोनों सबसे पहले उसके पास पहुंच जाते। उनके लिए वह घर की सबसे प्यारी बच्ची थी, जिसे हर हाल में मुस्कुराते हुए देखना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। अब बात करते हैं भार्गव परिवार की सबसे छोटी सदस्य शिखा भार्गव की। उनकी उम्र लगभग 34 साल थी। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी और पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। वह भार्गव कॉरपोरेशन में मैनेजमेंट हेड के पद पर थी और अपनी काबिलियत, अनुशासन और तेज फैसलों के लिए जानी जाती थी। ऑफिस में लोग उनसे थोड़ा डरते भी थे, लेकिन घर के अंदर उनका बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता था, खासकर शिवी के सामने। जैसे ही शिवी उनके आसपास होती, शिखा का सख्त चेहरा अपने आप नरम पड़ जाता। वह उसके साथ खेलती, उसकी हर छोटी बड़ी बात सुनती और उसे अपनी बच्ची की तरह दुलार करती। पूरे भार्गव परिवार में शायद ही कोई ऐसा था जो शिवी से प्यार न करता हो। वह इस घर की धड़कन थी, जिसके बिना पूरे घर की रौनक अधूरी लगती थी। अब जब परिवार से जुड़ी सारी जरूरी बातें जान चुके हैं, तो चलिए वापस लौटते हैं अपनी कहानी की तरफ, जहां एक मासूम सी याद धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। छोटी सी शिवी अभी भी पूरे हॉल में हंसते हुए भाग रही थी। उसकी खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज रही थी। भागते भागते वह बार बार पीछे मुड़कर अपनी मम्मा को देखती और फिर और तेज दौड़ने लगती। लेकिन अचानक उसकी नजर सामने नहीं पड़ी और वह सीधे किसी से टकरा गई। धप्पा! हल्के से झटके के साथ वह फर्श पर बैठ गई। कुछ पल तक वह अपनी छोटी सी नाक सिकोड़कर वहीं बैठी रही, फिर धीरे धीरे सिर उठाकर सामने देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत बन गया। उसके सामने लगभग 12 साल का एक लड़का खड़ा था। वह बिल्कुल सीधा खड़ा था, चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं था। उसकी आंखें शांत थी,
लेकिन उनमें एक अजीब सी गंभीरता थी जो उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। शिवी नीचे बैठी बैठी उसे लगातार घूरे जा रही थी, मानो सोच रही हो कि यह लड़का मुस्कुराता क्यों नहीं है। तभी उस लड़के के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों में रौब था और चेहरे पर वर्षों का अनुभव साफ झलक रहा था। पूरे हॉल में मौजूद लोगों की नजर अनायास उनकी तरफ उठ गई। उन्होंने अपनी कड़क और भारी आवाज में सामने बैठे नरेंद्र भार्गव की तरफ देखते हुए कहा, कैसे हो नरेंद्र? उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जबकि दूसरी ओर छोटी सी शिवी अब भी फर्श पर बैठी उस 12 साल के लड़के को बड़ी बड़ी आंखों से लगातार घूरे जा रही थी। इंट्रोडक्शन। अब तक आपने भार्गव परिवार को जाना, लेकिन अब बारी है उस लड़के की जिसकी एक झलक ने छोटी सी शिवी को भी कुछ पल के लिए चुप कर दिया था। यह है शिव प्रताप सिंह, प्रताप खानदान का सबसे बड़ा वारिस। एक ऐसा नाम जो उम्र में भले ही सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में बचपन से ज्यादा ठहराव और रहस्य दिखाई देता था। अब अगर शिव की बात हो रही है तो उसके परिवार को जानना भी जरूरी है। प्रताप खानदान एक ऐसा राजपूताना परिवार जिसका नाम सिर्फ दौलत या ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपने रुतबे, परंपराओं और प्रभाव की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता था। इस विशाल परिवार की कमान सबसे बड़े थे ठाकुर रंजीत प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 75 साल थी। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी मौजूदगी भर से लोग सीधा होकर खड़े हो जाते थे। उनकी पत्नी साधना प्रताप सिंह, जिनकी उम्र 69 साल थी, पूरे परिवार की बड़ी ठाकुराइन थी। उनके साथ ही इसी हवेली में ठाकुर रंजीत के छोटे भाई ठाकुर रघुवेंद्र प्रताप सिंह, उम्र लगभग 71 साल, अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रताप सिंह, उम्र लगभग 67 साल, के साथ रहते थे। दोनों भाइयों का परिवार एक ही छत के नीचे रहता था और पूरे प्रताप खानदान के हर बड़े फैसले में दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती थी। इस परिवार की शान, अनुशासन और परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही थी और घर का हर सदस्य उन्हीं नियमों के अनुसार अपनी जिंदगी जीता था। ठाकुर रंजीत प्रताप सिंह के 4 बेटे थे, जबकि ठाकुर रघुवेंद्र प्रताप सिंह के 2 बेटियां और 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे थे ठाकुर बलवंत प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 46 साल थी। वह शिव प्रताप सिंह के पिता थे और अपने पिता की तरह ही एक बड़े बिजनेस टाइकून माने जाते थे। प्रताप परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में गिना जाता था और उनके कारोबार का विस्तार देश विदेश तक फैला हुआ था। बलवंत प्रताप सिंह की पत्नी थी मीरा प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 42 साल थी। वह एक हाउसवाइफ थी और पूरे घर की जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाती थी। इन्हीं दोनों का बेटा था शिव प्रताप सिंह, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन वह बिल्कुल भी अपनी उम्र के बच्चों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे खेलते, शरारत करते और दोस्तों के साथ समय बिताते थे, वहीं शिव अपना ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बंद रहकर लैपटॉप के सामने बिताता था। वह घंटों तक उसमें कुछ न कुछ करता रहता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर वह करता क्या है। उसके कमरे में बिना इजाजत जाने की हिम्मत घर के किसी सदस्य में नहीं थी। वजह सिर्फ एक थी, शिव का स्वभाव। वह जितना शांत दिखाई देता था, उतना ही गुस्सैल और टेढ़े दिमाग का भी था। उसकी खामोशी कई बार उसके गुस्से से भी ज्यादा डरावनी लगती थी। यहाँ तक कि उसके दोनों दादाजी भी उससे बेवजह उलझने से बचते थे। लेकिन इस परिवार की सबसे अलग बात सिर्फ शिव नहीं था, बल्कि उसकी परवरिश का माहौल भी था। प्रताप खानदान में पीढ़ियों से चले आ रहे कुछ सख्त नियम थे। घर की औरतें कभी बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थीं।
उन्हें घर के पुरुषों के खाना खा लेने के बाद ही भोजन करने की अनुमति थी। बिना घूंघट के घर में रहना मना था और किसी भी बड़े के सामने ऊंची आवाज में बात करना तो नियमों के खिलाफ माना जाता था। इन परंपराओं को पूरे परिवार में बिना किसी सवाल के निभाया जाता था। यही वजह थी कि दुनिया भर में प्रताप परिवार का नाम सम्मान और रुतबे के साथ लिया जाता था। अब बात करते हैं ठाकुर रंजीत प्रताप सिंह के दूसरे बेटे ठाकुर वीर प्रताप सिंह की। उनकी उम्र लगभग 43 साल थी और वह भी प्रताप कॉरपोरेशन में चीफ हेड के पद पर काम करते थे। उनकी पत्नी सगुन प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 38 साल थी, एक हाउसवाइफ थी और परिवार की परंपराओं का पूरी तरह पालन करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक प्यारी सी बेटी सोनल प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल थी और जो पहली दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, और एक बेटा ध्रुव प्रताप सिंह, जिसकी उम्र 9 साल थी और वह तीसरी कक्षा का छात्र था। इसके बाद आते हैं अर्नव प्रताप सिंह, जो रंजीत प्रताप सिंह के तीसरे बेटे थे। उनकी उम्र लगभग 41 साल थी। उनका अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सफल बिजनेस था। उनकी पत्नी रागिनी प्रताप सिंह, उम्र लगभग 36 साल, अपने घमंडी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनका एक बेटा था सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी उम्र 7 साल थी। सबसे छोटे बेटे थे भानु प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 38 साल थी। वह भी प्रताप कॉरपोरेशन में चीफ हेड की जिम्मेदारी संभालते थे। उनकी पत्नी इरा प्रताप सिंह, उम्र लगभग 33 साल, परिवार की परंपराओं के अनुसार घर संभालती थी। दोनों की एक नन्ही सी बेटी थी, आराध्या प्रताप सिंह, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। बाहर से देखने पर प्रताप परिवार ताकत, दौलत और अनुशासन की मिसाल था, लेकिन इस विशाल हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे कई ऐसे नियम, कई ऐसे राज और कई ऐसी कहानियां दबी हुई थी, जो आगे चलकर कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाली थी। अब बात करते हैं ठाकुर रघुवेंद्र प्रताप सिंह के परिवार की। उनके परिवार में 2 बेटियां और 3 बेटे थे। सबसे बड़ी संतान थी निर्मला प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 45 साल थी। उनकी शादी अभिनेंद्र सिंह से हुई थी, जिनकी उम्र लगभग 47 साल थी। अभिनेंद्र भी परिवार के कारोबार का अहम हिस्सा थे और अर्नव प्रताप सिंह के साथ मिलकर बिजनेस संभालते थे। दोनों की समझ और तालमेल की वजह से कंपनी का एक बड़ा हिस्सा उनके जिम्मे था। निर्मला और अभिनेंद्र के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी अर्चना सिंह थी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। उसके बाद छोटी बेटी दिव्या सिंह, जो लगभग 5 साल की थी, और सबसे छोटा बेटा ईशान सिंह, जिसकी उम्र करीब 7 साल थी। हवेली में अक्सर इन तीनों बच्चों की हंसी और शरारतें गूंजती रहती थी। बड़े बुजुर्गों के सख्त अनुशासन के बीच यही बच्चे उस विशाल हवेली में बचपन की मासूमियत और चहल पहल लेकर आते थे। निर्मला अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ परिवार की परंपराओं का भी पूरी निष्ठा से पालन करती थी और हमेशा अपने बड़ों का सम्मान सबसे पहले रखती थी। निर्मला से छोटे थे रानू प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 42 साल थी। वह भी अपने भाइयों के साथ मिलकर परिवार का बिजनेस संभालते थे और हर बड़े फैसले में उनकी अहम भूमिका होती थी। उनकी पत्नी प्रीत प्रताप सिंह थी। शादी से पहले उनका नाम प्रीत कौर था और वह एक पंजाबी परिवार से थी। शादी के बाद उन्होंने प्रताप परिवार की परंपराओं को अपनाते हुए अपने नए परिवार के साथ खुद को पूरी तरह जोड़ लिया। रानू और प्रीत के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राज प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 9 साल थी, और छोटा बेटा अंश प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 6 साल थी। इसके बाद आते हैं रानू से छोटे ओमकार प्रताप सिंह,
जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी। वह अर्नव प्रताप सिंह के बिजनेस पार्टनर थे और दोनों मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट संभालते थे। उनकी पत्नी संजना प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 34 साल थी, परिवार की जिम्मेदारियां संभालती थी। दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी, श्रुति प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 7 साल थी। ओमकार से छोटी थी अनुप्रिया प्रताप सिंह, जिनकी उम्र लगभग 36 साल थी। उनकी शादी हिमांशु प्रताप सिंह से हुई थी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी। हिमांशु भी राजपूत कॉरपोरेशन में डिजाइन हेड के पद पर कार्यरत थे। दोनों का एक बेटा था, सात्विक प्रताप सिंह। हिमांशु का परिवार भी परंपराओं और रीति रिवाजों के मामले में प्रताप परिवार जैसा ही था, इसलिए अनुप्रिया को नए घर में खुद को ढालने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अब आते हैं ठाकुर रघुवेंद्र प्रताप सिंह के सबसे छोटे और सबसे लाडले बेटे कृष्ण प्रताप सिंह पर। उनकी उम्र लगभग 33 साल थी। उन्होंने हाल ही में प्रताप कॉरपोरेशन में काम शुरू किया था, क्योंकि पहले उनका मन बिजनेस से ज्यादा खेतीबाड़ी में लगता था। आखिर पूरा प्रताप परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से था, जहां उनकी पुश्तैनी जमीनें और खेती आज भी मौजूद थी। हालांकि कारोबार की वजह से परिवार का एक बेहद शानदार और आलीशान घर नोएडा में भी था। दोनों जगह उनकी हवेलियां किसी महल से कम नहीं थी, लेकिन परिवार का ज्यादातर समय लखनऊ में ही बीतता था। जरूरत पड़ने पर वे नोएडा आते जाते रहते थे। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा चैप्टर सिर्फ परिवार का इंट्रो देने में ही निकल गया। मुझे भी पता है कि यह हिस्सा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इतने बड़े परिवार को समझे बिना आगे की कहानी का हर रिश्ता और हर मोड़ अधूरा रह जाता। दूसरी तरफ भार्गव परिवार स्थायी रूप से नोएडा में रहता था। दोनों परिवार एक दूसरे के नाम, रुतबे और हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उनके बीच कोई खास नजदीकी नहीं थी। भार्गव परिवार को प्रताप परिवार के सख्त नियमों और खासकर महिलाओं के प्रति उनके रवैये के बारे में सब कुछ पता था। यही वजह थी कि जब भी ठाकुर रघुवेंद्र प्रताप सिंह किसी काम से भार्गव हाउस आते, तो घर की महिलाएं बिना कुछ कहे अंदर चली जातीं। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि उन अनकहे फासलों की निशानी थी जो दोनों परिवारों की सोच के बीच मौजूद थे। बाहर से दोनों परिवार ताकत और सम्मान की मिसाल थे, लेकिन उनके संस्कार, जीवन जीने का तरीका और औरतों को देखने का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, और यही अंतर आगे चलकर कहानी की दिशा तय करने वाला था। रंजीत प्रताप सिंह और नरेंद्र भार्गव वर्षों पुराने दोस्त थे। दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत कुछ साथ देखा था और एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। लेकिन जहां दोस्ती गहरी थी, वहीं उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। नरेंद्र जी को प्रताप परिवार का एक नियम कभी पसंद नहीं आया, घर की औरतों को हर बात में दबाकर रखना। उन्हें हमेशा लगता था कि सम्मान और बंधन में बहुत फर्क होता है। कई बार उन्होंने बड़े ही शांत तरीके से रंजीत जी को समझाने की कोशिश की थी। वे कहते कि बेटियां और बहुएं घर की इज्जत होती हैं, लेकिन इज्जत का मतलब उन्हें कैद करके रखना नहीं होता। हर बार रंजीत जी उनकी बात ध्यान से सुनते जरूर थे, लेकिन उनके विचार कभी नहीं बदले। उनके चेहरे पर वही अडिग विश्वास रहता और वह एक ही बात दोहराते, अगर घर की औरतें खुलेआम अपनी मर्जी से जीने लगेंगी, तो घर की इज्जत कहाँ बचेगी। उनके लिए यही परंपरा थी, यही संस्कार थे और यही उनके खानदान की पहचान थी। कई बार लंबी बहस होने के बाद नरेंद्र जी सिर्फ एक गहरी सांस लेकर बात वहीं खत्म कर देते। उन्हें समझ आ चुका था कि कुछ सोचे तर्क से नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं से बंधी होती है। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने रंजीत जी को समझाने की कोशिश करना भी छोड़ दिया।
हालांकि अपने घर में नरेंद्र भार्गव का माहौल बिल्कुल अलग था। उन्होंने कभी अपनी बहुओं या बेटियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई। घर की हर लड़की अपनी पसंद से पढ़ सकती थी, काम कर सकती थी, अपनी राय खुलकर रख सकती थी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती थी। नरेंद्र जी हमेशा कहते थे कि घर की खुशियां तभी पूरी होती हैं जब घर की बेटियां और बहुएं मुस्कुराकर जी सकें। लेकिन एक समस्या हर बार तब खड़ी हो जाती थी जब रंजीत जी भार्गव सदन आते। अगर उनकी नजर घर की किसी लड़की पर बिना घूंघट के पड़ जाती या वह किसी बहू बेटी को खुलकर हंसते बोलते देख लेते तो वह बिना कुछ कहे नहीं रहते थे। उनकी कोई न कोई टिप्पणी पूरे घर का माहौल असहज बना देती थी। यही वजह थी कि नरेंद्र जी ने पहले ही घर की सभी महिलाओं से कह रखा था कि जैसे ही रंजीत जी आए वे लोग अंदर चली जाया करें। वह अपनी पुरानी दोस्ती को भी टूटने नहीं देना चाहते थे और अपने घर की बहू बेटियों के सम्मान पर किसी की टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। यह फैसला उन्होंने किसी डर से नहीं बल्कि घर की शांति बनाए रखने के लिए लिया था। उधर उसी दिन जैसे ही रंजीत जी भार्गव सदन पहुँचे, शालिनी जी बिना कुछ कहे अंदर चली गईं। यह पहली बार था जब शिव प्रताप सिंह अपने दादाजी के साथ भार्गव सदन आया था और यह भी पहली ही मुलाकात थी जब रंजीत जी और शिव ने छोटी सी शिवी को देखा। शिवी अभी भी फर्श पर बैठी हुई थी। टकराने की वजह से उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें सिकुड़ी हुई थी, दोनों भौहें आपस में मिली हुई थी और वह बिना पलक झपकाए बस शिव को ही घूरे जा रही थी। उसके पतले पतले हाथ अब भी जमीन पर टिके थे और उसके गोल चेहरे पर मासूम नाराजगी उसे और भी प्यारा बना रही थी। रंजीत जी की नजर जैसे ही उस बच्ची पर पड़ी, उनके मन में अनायास एक विचार आया। पहली ही नजर में उन्हें शिवी अपने पोते के लिए पसंद आ गई। दूसरी तरफ शिव बाहर से बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी गहरी आंखें पहली बार किसी को इतने ध्यान से देख रही थी। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले शिवी को देखता रहा। उसके मासूम चेहरे, नीली आंखों और गुस्से से फूले हुए गालों पर उसकी नजर ठहर गई। उसी क्षण उसके मन में एक अजीब सा अधिकार का भाव जागा। उसने बिना किसी भाव के सिर्फ मन ही मन धीमे से कहा, लिटिल प्रिंसेस, नाउ यू आर माइन। उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन शायद उसी पल अनजाने में दो जिंदगियों की कहानी एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। तभी हॉल में बैठे नरेंद्र जी की नजर छोटी सी शिवी पर पड़ी, जो अब भी फर्श पर बैठी शिव को बड़ी बड़ी आंखों से लगातार घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर मासूम गुस्सा अब भी साफ दिखाई दे रहा था। नरेंद्र जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, फिर रंजीत जी की मौजूदगी याद आते ही उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने नरम आवाज में कहा, शिवी बेटा, आप अंदर जाओ। उनकी आवाज सुनकर शिवी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वह अभी समझ भी नहीं पाई थी कि उसे अचानक अंदर क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही रंजीत जी ने हाथ उठाकर नरेंद्र जी को रोक दिया। उनके चेहरे पर आज पहली बार एक अलग सी नरमी दिखाई दे रही थी। उन्होंने सहज स्वर में कहा, अरे क्या हुआ? रहने दे ना बच्ची को, खेलने दे। उनके मुंह से यह बात सुनते ही नरेंद्र जी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे उन्हें अपने ही कानों पर यकीन न हो रहा हो। सामने वही रंजीत प्रताप सिंह बैठे थे, जो अपने घर में औरतों को जरा सी आजादी देने के खिलाफ थे, जो अपनी हवेली की बड़ी औरतों से लेकर छोटी बच्चियों तक पर सख्त नियम लागू करते थे। वही इंसान आज उनकी पोती के लिए खुद कह रहा था कि उसे खेलने दो। यह बात नरेंद्र जी के लिए किसी अजीब चमत्कार से कम नहीं थी।
कुछ पल तक वह रंजीत जी का चेहरा देखते रहे, फिर अचानक उनके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उन्होंने हल्के मजाकिया अंदाज में आगे झुकते हुए कहा, अरे रंजीते, कहीं तुझे बुखार वुखार तो नहीं आ गया ना? उनकी बात सुनते ही रंजीत जी की भौहें तन गईं। उन्होंने नाराज नजरों से नरेंद्र जी को घूरा और झुंझलाकर बोले, अगर तू अब बोला ना तो तेरी ज़बान खींच लूंगा। उनकी कड़क आवाज सुनकर भी नरेंद्र जी के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उन्होंने तुरंत दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोले, नहीं नहीं। दोनों पुराने दोस्तों की यह नोकझोंक देखकर पूरे माहौल में एक पल के लिए हल्की सी मुस्कान फैल गई। उधर छोटी सी शिवी, जिसे इन सब बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, बस अपने दादाजी के चेहरे के भाव देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। वह ताली बजाते हुए मासूमियत से बोली, दादाजी डर गए, दादाजी डर गए। उसकी यह बात सुनकर नरेंद्र जी खुद भी मुस्कुरा दिए, जबकि रंजीत जी के होठों पर भी अनायास एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शायद कई सालों बाद किसी बच्चे की मासूम बात ने उनके चेहरे की सख्ती को कुछ पल के लिए पिघला दिया था। रंजीत जी की नजर फिर से शिवी पर ठहर गई। वह कुछ क्षण तक उसकी मासूम हंसी को देखते रहे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक उभर आई। फिर उन्होंने बेहद शांत और स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा, अब आप थोड़ी देर गार्डन में खेल लो। मुझे आपके दादाजी से कुछ जरूरी बात करनी है। उनकी बात शिवी के सिर के ऊपर से निकल गई। उसे न तो जरूरी बात का मतलब समझ आया और न ही बड़ों की बातचीत की अहमियत। उसने बस इतना समझा कि उसे गार्डन में जाकर खेलने की इजाजत मिल रही है। फिर भी वह तुरंत नहीं भागी। उसने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें उठाकर पहले अपने दादाजी नरेंद्र जी की तरफ देखा, जैसे उनसे अनुमति मांग रही हो। नरेंद्र जी ने उसकी तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। बस फिर क्या था, शिवी का चेहरा फिर से खिल उठा। उसकी आंखों की उदासी और गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वह खुशी से उछलती हुई उठी। अपनी छोटी छोटी चप्पलों की टप टप की आवाज पूरे हॉल में गूंजाती हुई गार्डन की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी खिलखिलाहट धीरे धीरे दूर होती चली गई, जबकि पीछे बैठे तीनों बड़ों की निगाहें कुछ पल तक उसी मासूम बच्ची को जाती हुई देखती रहीं। शिवी ने जैसे ही नरेंद्र जी को अपनी तरफ मुस्कुराकर सिर हिलाते देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह बिना एक पल रुके अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ती हुई गार्डन की तरफ भाग गई। उसके कदमों की हल्की टप टप की आवाज पूरे बरामदे में गूंज रही थी, जबकि उसकी मासूम खिलखिलाहट घर के शांत माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। उसके जाते ही रंजीत जी ने चुपचाप अपनी नजर शिव की तरफ घुमाई और हल्के से उसे भी पीछे जाने का इशारा किया। शिव ने बिना कुछ कहे अपने दादाजी की बात समझ ली। उसके होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी और वह शांत कदमों से शिवी के पीछे गार्डन की ओर चल पड़ा। यह सब नरेंद्र जी ने भी देखा, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य ही समझा। उनके मन में यही ख्याल आया कि शायद रंजीत जी उनसे कोई जरूरी बात करना चाहते होंगे, इसलिए बच्चों को बाहर खेलने भेज दिया। इस सोच के साथ उन्होंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आराम से अपनी जगह बैठ गए। कुछ ही देर बाद रंजीत जी भी अंदर आए और नरेंद्र जी के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। नौकर चाय रखकर चुपचाप चला गया। कमरे में कुछ पल की शांति रही। फिर रंजीत जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे नरेंद्र, तेरी पोती है बड़ी प्यारी, बिल्कुल परी जैसी। उनकी आवाज में पहली बार किसी बच्चे के लिए खुला स्नेह महसूस हो रहा था। यह सुनते ही नरेंद्र जी का चेहरा गर्व से खिल उठा।
उन्होंने सीना थोड़ा चौड़ा करते हुए मुस्कुराकर कहा, कोई शक? आखिर पोती किसकी है? उनके चेहरे पर छाया गर्व देखकर रंजीत जी हल्का सा हंस पड़े। उन्होंने मजाकिया अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, बस अब जरा धरती पर भी आ जा। उनकी बात सुनते ही नरेंद्र जी ने तुरंत मुंह बना लिया। दोनों पुराने दोस्तों की यह हल्की फुल्की नोकझोंक देखकर कमरे का माहौल भी सहज और मुस्कुराहटों से भर गया। उधर गार्डन में रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियां सुबह की हल्की धूप में और भी खूबसूरत लग रही थी। पेड़ों से आती ठंडी हवा फूलों की खुशबू अपने साथ बहा रही थी। छोटी सी शिवी पूरी तरह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वह कभी एक तितली के पीछे भागती तो कभी दूसरी के पीछे, लेकिन हर बार तितली उसके हाथों से पहले ही उड़ जाती। उसकी हंसी पूरे गार्डन में गूंज रही थी। थोड़ी दूरी पर शिव बिल्कुल शांत खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी नन्ही बच्ची पर ठहर जा रही थी। तभी शिवी ने मुड़कर उसे देखा। वह दौड़ती हुई उसके पास आई, अपनी छोटी सी उंगली एक उड़ती हुई तितली की तरफ करते हुए मासूमियत से बोली, तलो तलो। शिवी की बुटेलफली बटरफ्लाई पटकने में मदद करो। उसकी तोतली आवाज सुनकर कुछ पल के लिए आसपास का माहौल और भी प्यारा लगने लगा। शिव उसकी बात समझ गया। उसने हल्का सा सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, वाई लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे क्या मिलेगा तुम्हारी मदद करके? उसकी बात सुनकर शिवी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, जैसे वह सचमुच इस सवाल का कोई बड़ा जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसके मासूम चेहरे पर उभरते छोटे छोटे भाव उस पल को और भी प्यारा बना रहे थे। शिवी ने जैसे ही वह बात सुनी, उसने अपनी एक उंगली को अपने नर्म गाल पर टिका दिया। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को ऊपर की तरफ घुमाकर गहरे सोच में डूब गई। हवा के एक हल्के झोंके ने उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को उड़ाया, जिससे उसका वह मासूम चेहरा और भी ज्यादा प्यारा लगने लगा। कुछ पल की इस खामोशी के बाद उसने अपनी तुतलाती हुई आवाज में सीधे शिव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें दो ताहिए शिवी के दादाजी तुम्हें थप दे देंगे, लेकिन उठते पहले तुम थीवी की मदद तलो। उसकी इस निश्चल बात को सुनकर शिव के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। एक ऐसी डेविल स्माइल जो उसके इरादों को साफ बयां कर रही थी। वह थोड़ा और करीब झुका, उसकी नजरें शिवी के चेहरे पर टिक गईं और उसने बेहद धीमी भारी आवाज में कहा, बेबी डॉल, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे दादाजी नहीं, तुम ही मुझे दे सकती हो। शिवी ने उसकी बात का मतलब समझे बिना अपनी मासूमियत से भरी आंखों को सिकोड़ा। उसने अपने दोनों खाली हाथ आगे बढ़ाए, जैसे वह अपनी बेप्सी दिखा रही हो, और रुआंसे स्वर में बोली, लेतीन थीवी की तो साली चोटोलेट खत्म हो गई, छीवी ते पात टूथ नहीं है। गार्डन का सन्नाटा उनकी सांसों की आवाज से भरने लगा था। शिव ने उसकी नासमझी पर कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में छिपी मासूमियत को देखता रहा। उसने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए कहा, बेबी गर्ल, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास अभी है। शब्द खत्म होते ही शिव बिना एक पल गवाए घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने शिवी के चेहरे को अपने हाथों के घेरे में लिया और सीधे उसके कांपते हुए होठों पर अपने होठ रख दिए। दोपहर की उस सुनसान धूप में चारों तरफ फैले पेड़ों और सन्नाटे के बीच उन दोनों को देखने वाला वहां कोई तीसरा मौजूद नहीं था। यह किस लगभग 5 मिनट तक चलती रही, जहां समय जैसे बिल्कुल थम सा गया था। धीरे धीरे शिवी की सांसें उखड़ने लगी, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और जब उसे सांस लेने में ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी, तब जाकर शिव ने अपनी पकड़ ढीली की और उसे खुद से अलग किया।
अलग होते ही शिवी के गाल गुस्से और हड़बड़ाहट से लाल हो चुके थे। उसने अपनी नम आंखों से शिव को देखा और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोली, तुम गंदे हो। तुमने शिवी की लिप बाइट की। दरअसल जब शिव उसे छोड़ने ही वाला था तो उसका दिल अभी भरा नहीं था। वह इस पल को खत्म नहीं करना चाहता था। इसी बेपसी में उसने जाते जाते बेहद धीरे से उसके होठों को अपने दांतों के बीच दबा दिया था, जिसकी टीस अब शिवी के चेहरे के गुस्से में साफ झलक रही थी। शिव का मन अभी भी नहीं भरा था। उसके भीतर जैसे एक अजीब सी बेचैनी लगातार उठ रही थी, मानो वो इस पल को थोड़ा और अपने पास रोक लेना चाहता हो। उसकी नजरें बार बार शिवी के चेहरे पर ठहर जाती, फिर उसके होठों पर जाकर अटक जाती। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि शिवी अभी इतनी छोटी थी कि ज्यादा देर तक उस नजदीकी को सहन नहीं कर सकती। उसकी तेज होती सांसें, हल्की सी घबराहट और बार बार पीछे हटने की कोशिश साफ बता रही थी कि अब उसे छोड़ देना ही सही होगा। मजबूरी में शिव ने खुद को रोका, लेकिन अंदर उठ रही झुंझलाहट उसके चेहरे पर साफ उतर आई। जब उसने आखिरकार शिवी को छोड़ा तो गुस्से और अपने बेकाबू होते एहसासों के बीच उसने धीरे से उसके होठों को काट लिया। शिवी दर्द से हल्का सा सिहर उठी और उसके मुंह से एक दबा हुआ स्वर निकल गया। उसकी आंखें हैरानी और शिकायत से भर गईं, जबकि शिव की गहरी नजरें अब भी उसी पर टिकी थी। शिवी की वही आवाज सुनकर शिव का चेहरा पल भर में और सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक खामोश चेतावनी उतर आई और उसके चारों ओर जैसे एक डरावना सन्नाटा फैल गया। उसने बिना नजरें हटाए ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, मैं तुम्हें बता दूं, बेबी गर्ल, मुझे मेरे ऊपर चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूँ, और इसलिए भी क्योंकि तुम मेरी हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक वो जमीन के अंदर होता। उसके हर शब्द में ऐसा दबाव था कि हवा तक भारी महसूस होने लगी। शिवी उसकी बात का असली मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसके बोलने का अंदाज, उसकी आंखों की कठोरता और चेहरे पर उतर आया गुस्सा इतना डरावना था कि उसके शरीर में अनजाने ही सिहरन दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर एक कदम पीछे लिया और वहां से भाग जाने का सोचा, लेकिन वो पल भर भी दूर नहीं जा पाई। उससे पहले ही शिव ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल शिवी उसकी मजबूत बाहों में थी और उसका सिर अनजाने में उसके सीने से आ लगा। शिव ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोला, यू नो बेबी गर्ल, तुम मुझे अपने लिए साइको बना रही हो और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी बात के पीछे वजह साफ थी। अभी अभी हुई उस नजदीकी की वजह से शिवी के होंठ हल्के लाल हो गए थे, बिल्कुल चेरी की तरह, और वही लालिमा शिव का ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रही थी। दूसरी तरफ शिवी ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में शिव की शर्ट को हल्का सा पकड़ चुकी थी, लेकिन उसने एक बार भी सिर उठाकर उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की। इस वक्त गुस्से में शिव का चेहरा उसे इतना डरावना लग रहा था कि वो बस चुपचाप उसकी धड़कनों की आवाज सुनती हुई बिना कुछ बोले उसी के सीने से लगी खड़ी रही। अगले ही पल शिव ने धीरे से शिवी को अपनी बाहों से अलग कर दिया। जैसे ही उसे आजादी मिली, शिवी ने बिना एक पल गवाए घबराए हुए कदमों से पीछे हटकर सीधे नरेंद्र जी के पास पहुंच गई और उनके पीछे छिप गई। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी, चेहरा हल्का पीला पड़ चुका था और उसकी कांपती उंगलियां नरेंद्र जी के कुर्ते को कसकर पकड़े हुए थी, मानो वही इस वक्त उसकी सबसे सुरक्षित जगह हो।
तभी रंजीत जी और नरेंद्र जी दोनों की नजर उस पर पड़ी। दोनों अनुभवी नजरों से एक ही पल में सब समझ गए कि शिवी इस समय शिव से डरी हुई है। आखिर प्रताप परिवार में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा खौफ के साथ लिया जाता था तो वो शिव ही था। उसकी मौजूदगी भर से लोग अपने शब्द तौलकर बोलते थे, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार के लोग भी उससे दूरी बनाए रखते थे। सिर्फ रंजीत जी ही ऐसे थे जो जरूरत पड़ने पर उसे कुछ कहने की हिम्मत रखते थे, लेकिन वो भी बहुत कम। नरेंद्र जी ये सब जानते थे, फिर भी वो अपनी और रंजीत जी की बरसों पुरानी दोस्ती के बीच कोई दरार नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने बिना कुछ कहे प्यार से शिवी को अपनी गोद में उठा लिया। उनके हाथ का स्नेहिल स्पर्श जैसे उसे थोड़ा सुकून देने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए नरम आवाज में कहा, बेटा डरो मत, कोई तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करेगा। लेकिन शिवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना सिर नरेंद्र जी के कंधे पर टिका दिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मानो वो इस पूरे माहौल से खुद को छिपा लेना चाहती हो। दूर खड़ा शिव ये सब देख रहा था। शिवी का किसी और पर इस तरह भरोसा करना और उससे दूर भागना उसके भीतर फिर से गुस्से की आग भड़का गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठियों में बदल गईं, जबड़े सख्ती से भींच गए और आंखों में दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। बिना किसी से कुछ कहे वो तेज कदमों से वहां से निकल गया। रंजीत जी ने एक गहरी सांस ली, फिर नरेंद्र जी से विदा लेकर शिव के पीछे चल पड़े। बाहर आकर शिव बिना किसी की तरफ देखे सीधे अपनी काली गाड़ी में जाकर बैठ गया। कुछ ही सेकंड बाद रंजीत जी भी उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गए। उनके बैठते ही गाड़ियों का पूरा काफिला आगे बढ़ गया। आगे भी कई गाड़ियां रास्ता साफ कर रही थी और पीछे भी सुरक्षा में कई गाड़ियां चल रही थी। लेकिन उस पूरे लंबे काफिले के बीच शिव की गाड़ी के अंदर ऐसा सन्नाटा पसरा था कि सिर्फ इंजन की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रंजीत जी कई बार शिव की तरफ देखते, फिर नजरें फेर लेते। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और हल्की झिझक के साथ पूछा, शिव क्या आपने शिवी को डराया? उनकी आवाज में सवाल से ज्यादा चिंता थी। कुछ पल तक शिव चुपचाप सामने देखता रहा, फिर उसके होठों पर एक धीमी मगर शैतानी मुस्कान उभरी। उसने बिना उनकी तरफ देखे शांत लेकिन अर्थपूर्ण लहजे में कहा, क्या दादाजी आप हमारे मेंशन का रूल भूल गए क्या? मियां बीवी के बीच तीसरा न हो तो अच्छा होता है। उसके शब्द सुनते ही रंजीत जी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। वो जानते थे कि जब शिव इस अंदाज में बात करता है तब उससे बहस करना बेकार होता है, इसलिए उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। जबकि गाड़ी के भीतर फिर से वही भारी खामोशी लौट आई। नरेंद्र जी बेहद संजीदगी से शिवी को अपनी बाहों में समेटे हुए घर के भीतर दाखिल होते हैं, जहां मालिनी जी काफी देर से दरवाजे की तरफ नजरें टिकाए उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी थकी हुई बाहों में सोई हुई शिवी को थाम लिया, जिसके चेहरे पर अब भी नींद का एक गहरा सुकून था। नरेंद्र जी ने उसकी ढीली पड़ती गर्दन को सहारा देते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, बेटा ये सो गई है तो आप इसे ले जाकर कमरे में सुला दीजिए। मालिनी जी ने धीरे से सिर हिलाया और जी पापा जी कहकर दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं, ताकि शिवी की नींद में खलल न पड़े। लेकिन मालिनी जी के जहन में एक अजीब सी उलझन और बेचैनी घर कर चुकी थी। कुछ ही देर पहले उन्होंने खिड़की से गार्डन की तरफ देखा था, जहां शिव दूर खड़ा होकर शिवी को एकटक निहार रहा था। उस वक्त शिव की आंखों में जो गहरा ठहरा हुआ सा एहसास था, वह मालिनी जी को भीतर तक अजीब और असहज कर गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके दिमाग में एक बार आया कि उन्हें नीचे जाकर इस बारे में नरेंद्र जी से बात करनी चाहिए,
पर अगले ही पल उन्होंने अपने इस विचार को खुद ही झटक दिया। उन्होंने सोचा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, क्योंकि उन्होंने शिव को शिवी के करीब जाते या उसे किस करते हुए नहीं देखा था। वह सिर्फ एक दूर की अधूरी नजर थी जिसे उन्होंने अपनी ममता की फिक्र में बढ़ा चढ़ाकर देख लिया था। दूसरी तरफ प्रताप मेंशन पहुंचते ही शिव बिना किसी से एक शब्द कहे सीधे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ निकल गया। उसका यह खामोश और कटाक्टा सा व्यवहार घर वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी, इसलिए किसी ने भी उसकी इस बेरुखी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि आज शिवी को उस तरह करीब से छूने और किस करने के बाद उसके वजूद को एक अलग ही अनदेखा सा सुकून महसूस हो रहा था। वह सीधे वॉशरूम में गया और अपनी टी शर्ट उतारकर फेंक दी। महज 12 साल की उम्र होने के बावजूद हर रोज जिम जाने की उसकी लत ने उसकी अपर बॉडी को एक परफेक्ट गठीली बनावट दे दी थी। उसने शावर ऑन किया और दोनों हाथ वॉशरूम की ठंडी दीवार पर टिकाकर पानी की गिरती बौछारों के नीचे खड़ा हो गया। ठंडा पानी उसके कंधों से बहता हुआ नीचे गिर रहा था, लेकिन उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ शिवी का चेहरा घूम रहा था। उसकी वह मासूम हंसी, उसके वे चेरी जैसे सुर्ख होंठ और उस किस का एहसास। यह सब सोचते ही उस गंभीर और सख्त रहने वाले लड़के के चेहरे पर एक बेहद प्यारी और भीतरी मुस्कान तैर गई।